Hello, dear students. So, we will continue our discussion of domain and range. In previous classes, we have learned how to obtain domain of a function when graph of a function is given. Today, we will discuss how to obtain domain of any expression, not only function, any expression. If we have given any expression in the form of y equals to fx or y equals to f of t or y equals to f of z, whatever the independent variable will be, then we will learn how to obtain domain of such an expressions. So we will write heading domain of expressions. Domain of expressions. So we will again rewrite the definition of domain which we have already learned earlier, and the definition is domain of an expression. Domain, we have read the same definition of domain for domain of function. Domain of an expression is the allowed or permissible or acceptable. Domain of an expression is the allowed or acceptable set of values of independent variable. बेस्ट क्या होता है बोलना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है तो मैं कहूंगा कि डोमेन किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी. अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ t टाइप का फंक्शन है तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? t की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ z टाइप का फंक्शन है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, मींस डोमेन किसकी वैल्यू हो जाएगी? z की वैल्यू हो जाएगी. तो वो हम लोग को देखना होगा कि क्वेश्चन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसने क्या दिया है. जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी जो भी वैल्यूज होती है ना, जिसके लिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन हो, उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उसी वैल्यू को, उसी एक्सेप्टेबल वैल्यूज को हम लोग क्या कह देते हैं? डोमेन कह देते हैं. ठीक है ना? तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन. मैंने कहा एक एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9. अगर मुझे टू डिफाइन दिस एक्सप्रेशन, टू डिफाइन दिस एक्सप्रेशन, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा, तो आप कहोगे कि इसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, इस एक्सप्रेशन को कभी भी प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ कब प्रॉब्लम है? वेन एवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 जीरो हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 जीरो होना चाहिए एंड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर. क्यों? क्योंकि इसको और कभी प्रॉब्लम थोड़ी ना था, ये तो हर एक एक्स के लिए डिफाइन था, एक्सेप्ट for those x when x square minus 9 equals to 0. So x should not be equals to plus minus of 3 and x belongs to R. और हमने ना क्लास 11th के अंदर सेट्स एंड रिलेशन के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर एक चीज के बारे में बात किया था कि आधी मैथमेटिक्स ना एंड और के ऊपर चलती है, और एंड और की फीलिंग आनी चाहिए अपने को. तो आपने देखा कि इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा, एंड मींस इंटरसेक्शन और मींस यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो x बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट -3, 3. करली ब्रैकेट क्यों यूज किया? क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट सेट को करली ब्रैकेट के अंदर ही दिखाते हैं क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट्स है. तो अभी हम क्या करेंगे ना, डोमेन के बारे में हमने थोड़ा सा डेफिनेशन देख लिया कि हमको ना इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो एक्सेप्टेबल ये वैल्यूज या अलाउड वैल्यूज लेनी है जिसके लिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो? डिफाइन हो. तो हम ना अपने पीछे के क्लासेस के अंदर या पीछे के जो भी हमने क्लास 11th के अंदर बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग तरीके के हमने पढ़े हैं, उनको ना सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे. तो आज हम सिर्फ डोमेन करेंगे और डोमेन के बारे में हम बहुत डिटेल के अंदर चीजों को देखने वाले हैं. तो सम स्टैंडर्ड डोमेन्स, हम ना कुछ स्टैंडर्ड डोमेन्स, तो हमने जितना अभी तक पढ़ा है ना वो सारे डोमेन्स एक साथ देख लेंगे. जैसे अगर मुझे किसी ने कहा कि एक एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू 1/fx टाइप का, ठीक है ना. अब इसका डोमेन निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है.
तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ एक्स टू बी डिफाइंड, कब डिफाइन होगा आप बताओ सर? जब एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एफ एक्स क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही एक्सप्रेशन है ना, तो एफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए एंड एफ एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एफ एक्स कहाँ पे है? डिनोमिनेटर के अंदर है। तो एफ एक्स अगर डिनोमिनेटर में होगा तो 1 अपॉन एग्जैक्ट जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। 1 अपॉन एग्जैक्ट जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और हम लिमिट्स के अंदर पढ़ेंगे आगे चल के, 1 अपॉन 0 प्लस मीन्स 1 अपॉन 0 से जस्ट बड़ा कोई भी नंबर होगा वो इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं होता है, वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी होता है। और 1 अपॉन 0 माइनस मीन 0 से जस्ट छोटा नंबर अगर होगा तो वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। तो याद रखना, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में कभी भी इक्वालिटी साइन नहीं लगता है, अप्रोचिंग साइन लगता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सिर्फ फीलिंग है, ये कोई नंबर नहीं है जिसको आप किसी चीज से इक्वेट करोगे। दीज आर जस्ट अ फीलिंग्स। ठीक है, तो इसको लिमिट के अंदर अपन डिटेल में देखेंगे। तो आपने कहा y इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ एक्स टाइप फंक्शन होगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, एंड एफ एक्स भी तो डिफाइन होना चाहिए, एफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना, दैट विल गिव अस द डोमेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है यहाँ तक? तो इसको अगर मैं बहुत डिटेल में अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन ई, लेट्स से द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ एक्स इज ई, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन ई अगर मुझे निकालना है विच इज इक्वल्स टू x, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, तो डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन ई क्या होगा? x होगा, सच दैट एफ एक्स क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एंड 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 एफ एक्स क्या होना चाहिए? एफ एक्स शुड बी डिफाइंड। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल गिव अस द डोमेन। ठीक है यहाँ तक? जैसे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। अगर मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू 1 अपॉन ln ऑफ x, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर ln x अगर डिनोमिनेटर के अंदर है तो सबसे पहले तो ln x क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एंड और ln x भी तो क्वेश्चन का पार्ट है, तो ln x भी तो डिफाइन होना चाहिए। और ln x कब डिफाइन होता है बताओ? वेन एवर x इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ln x जीरो नहीं होना चाहिए। ln x जीरो कब नहीं होगा? जब x की वैल्यू 1 नहीं होगी एंड x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना हमने सीखा है क्लास 11th के अंदर। क्या होगा? 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। या इसका एक और लिखने का तरीका क्या होगा? x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, सिर्फ एक ही नंबर तो नहीं चाहिए अपने को 1, तो एक नंबर, एक तो डिस्क्रीट नंबर है इसीलिए कर रहे ब्रैकेट में इसको हटा देंगे। ये डिस्क्रीट सेट है और ये कंटिन्यूअस सेट है। कंटिन्यूअस सेट को हम लोग इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं और डिस्क्रीट सेट को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको कि 1 अपॉन एफ एक्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो यहाँ से हम लोग आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना? तो y इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स, और आपको पता है कि ये 1 अपॉन एफ एक्स टाइप का है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको कि सर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है तो द एंटायर एक्सप्रेशन विल बी डिफाइंड if and only if 1 upon sin x should not equals to 0. ओके, एंड साथ साथ और क्या आपको देखना होगा कि 1 अपॉन साइन एक्स भी क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स भी तो डिफाइंड होना चाहिए। तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स, कोसेक एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड कोसेक एक्स क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, कोसेक एक्स डिफाइंड कब होता है? वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस करली ब्रैकेट ऑफ एन पाई। याद होगा आपको कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है ना, और 1 अपॉन साइन को डिफाइन करने के लिए साइन को जीरो तो होना नहीं पड़ेगा, तो आर माइनस एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमने कोसेक एक्स का डोमेन देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 11th के अंदर। अच्छा, कोसेक एक्स जीरो होता है कभी? क्या नहीं, कभी भी जीरो नहीं होता है कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स कभी भी जीरो नहीं होता है।
तो यहाँ से कोसेक एक्स कभी भी 0 होता नहीं है, तो यहाँ से हम लोग को घबराने की बात ही नहीं है। ठीक है, ये बात तो हमेशा क्या है, ये बात हमेशा सत्य है कि कोसेक एक्स कभी भी 0 नहीं होता है। तो जब जब कोसेक एक्स डिफाइन होगा तब तब ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो इन दोनों के दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r माइनस ऑफ क्या होना चाहिए, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या हो गया, ये फाइनल डोमेन हो गया किसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का। ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ना इसका, ये क्या हो गया, ये फाइनल डोमेन हो गया। और आप देख भी सकते हो साइन डिनोमिनेटर में है ना, तो एन पाई आपने हटा दिया तभी तो साइन क्या हो रहा है, नॉन जीरो हो रहा है। तो आपको सिंपल सा तरीका याद रखना है 1/f के अंदर कि fx क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर है। और साथ साथ fx भी तो आपका डिफाइन होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसके अंदर ना काफी लोग क्या कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। और आपने भी किया होगा, बहुत जल्दीबाजी में काफी लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि सर 1/1 साइन एक्स अगर आपने दिया तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको सीधा साइन एक्स लिख देता हूँ। लिख सकते हैं नीचे वाली चीज। और ये क्वेश्चन साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डोमेन तो मुझे पता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। और आप क्या कर दोगे, आंसर टिक कर दोगे। और ये ऑप्शन का पार्ट होगा, निश्चित रूप से ये ऑप्शन का पार्ट होगा। और आप जल्दीबाजी में टिक कर दोगे और आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्वेश्चन ने मुझे ये दिया था और आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, ये मॉडिफाई कर दिया। ठीक है ना, ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है। और ये कैसा क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन विच इज गिवन इन क्वेश्चन पेपर। तो कभी भी ना डोमेन अगर आपको निकालना हो ना, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं करोगे, आप ओरिजिनल क्वेश्चन को यूज करके ही क्या निकालोगे, डोमेन निकालोगे। क्यों, देखो ना, अगर आपने x बिलोंग्स टू r लिया तो आप कॉमन सेंस से सोचो, अगर x बिलोंग्स टू r लिया तो x की वैल्यू कभी ना कभी पाई भी होगी, कभी ना कभी जीरो भी होगी, कभी ना कभी माइनस पाई भी होगी। और इन सारे वैल्यूज पे साइन x क्या हो जाता है, साइन पाई जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन माइनस पाई जीरो। और साइन जैसे ही जीरो होगा तो 1/0 क्या होता है, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि 1/(exact 0) हमेशा नॉट डिफाइन होता है। इसको एकदम अच्छे से याद कर लोगे, 1/(exact 0) नॉट डिफाइन होता है। काफी लोग ये सोचते हैं 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, नहीं। 1/0 प्लस का मतलब वो भी इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 1/(exact 0) इज नॉट डिफाइन। तो ये हम इसके बारे में बहुत डिटेल के अंदर, लिमिट्स के अंदर बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कभी भी क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं करना है, डोमेन निकालना। अच्छा, मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से भी डोमेन निकाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर ना आपको बहुत ही सिंसियर रहना होगा मैथमेटिकली कि अगर आप ऐसे डोमेन निकाल रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि अच्छा साइन एक्स तो क्वेश्चन के अंदर उसने कैसे दिया हुआ था, साइन एक्स क्वेश्चन के अंदर वो डिनोमिनेटर के अंदर दिया हुआ था, तो मुझे साइन एक्स को जीरो नहीं लेना होगा। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मेरा आंसर यहाँ से x बिलोंग्स टू r तो आया, लेकिन साथ साथ में क्या कहूंगा कि साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि x बिलोंग्स टू r, और साइन एक्स जीरो कब नहीं होगा, जब उसमें से n पाई हटा दोगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो आंसर अभी मैच कर गया। ठीक है, लेकिन क्या होगा ना कि क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको डोमेन निकालने को बोलेगा नहीं है, तो एक छोटा सा पार्ट होगा एक लंबे से क्वेश्चन का। तो बार बार आप ना ये सारी चीजें भूल जाओगे। इसीलिए मैं एक प्रिकॉशन लिख देता हूँ, उस प्रिकॉशन को आप लोग हमेशा फॉलो करोगे। तो एक प्रिकॉशन जो आप रखोगे डोमेन निकालते समय, ये प्रिकॉशन होता है ना वो 440 वोल्ट वाला, वो बना देते हैं ना, ये खोपड़ी बना देते हैं ना इधर ऐसे, ऐसे खोपड़ी बना देते हैं क्या। तो ये प्रिकॉशन आप रखोगे, प्रिकॉशन क्या रखोगे कि टू ऑप्टेन डोमेन, ये 440 वोल्ट, 440 वोल्ट वाला प्रिकॉशन होता है ना, डू नॉट टच, बिजली के खंभे पर जो लिखा होता है वही वाला है। टू ऑप्टेन डोमेन ऑलवेज कंसीडर ओरिजिनल क्वेश्चन। टू ऑप्टेन डोमेन ऑलवेज कंसीडर ओरिजिनल क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, गिवन इन क्वेश्चन पेपर, गिवन इन क्वेश्चन पेपर। नेवर ट्राई टू यूज
मॉडिफाइड एक्सप्रेशन। अच्छा, मॉडिफाइड एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने प्रिकॉशन लिखा है ना, ये फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि आप मॉडिफाई करके डोमेन नहीं निकाल सकते हो। आप मॉडिफाई करके डोमेन निकाल सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में ना बहुत फास्ट करते करते आप भूल जाओगे। इसीलिए आप याद रखोगे कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है ना, इसी ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ये दिया है तो इसी के थ्रू डोमेन निकालो, ओरिजिनल क्वेश्चन अगर उसने ये दिया है तो इसी के थ्रू डोमेन निकालो। आप उसको मॉडिफाई मत किया करो, मॉडिफाई करोगे ना तो बहुत ही कॉन्शियस रहना होगा। और वैसे भी देखो, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन ना, तो खुद ही मॉडिफाई करना सीख जाओगे। जैसे मैंने कैसे मॉडिफाई करके भी निकाल दिया डोमेन, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। तो इनिशियल स्टेज के अंदर मैं तो अवॉइड ही करूंगा मॉडिफाई करने के लिए। आपको जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन उसने दिया है उसी को यूज करके आप क्या निकाल लो, डोमेन निकाल लो। तो यहां से एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेकंड हम लोग पार्ट देखने वाले हैं, सेकंड देखने वाले हैं फॉर रूट एफ एक्स। अगर रूट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू रूट एफ एक्स टाइप का अगर एक्सप्रेशन है, तो इसको मुझे डिफाइन करना है। मतलब इसका मुझे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है सच दैट ये डिफाइन हो जाए। तो आप क्या कहोगे सबसे पहले? अच्छा, सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? रूट से होगी। तो रूट को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता है कभी भी, ठीक है ना। तो हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, एंड एफ एक्स भी क्या होना चाहिए? एफ एक्स भी, एफ एक्स इज डिफाइंड, है ना। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले रूट को डिफाइन करने के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड एफ एक्स को डिफाइन करना होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन विल गिव यू द एग्जैक्ट डोमेन फॉर विच द एंटायर एक्सप्रेशन विल बी डिफाइंड। तो आप यहां से देखो, अगर मैंने कहा कि रूट माइनस फाइव, तो नहीं, ये तो रियल वैल्यू नहीं देगा। अच्छा, अगर मैंने कहा कि क्यूब रूट ऑफ माइनस एट, तो ये कितना होगा? माइनस टू। अच्छा, मैंने कहा फोर्थ रूट ऑफ माइनस सिक्सटीन, नहीं, ये भी रियल वैल्यू नहीं देगा। अच्छा, मैंने कहा कि अगर फिफ्थ रूट ऑफ माइनस थर्टी टू, तो ये माइनस टू हो गया ना। तो आपने क्या देखा कि जब जब सर्ट्स, इसको सर्ट्स कहते हैं, जब जब मेरा जो सर्ट्स है वो इवन पावर पर है, ठीक है, तब तब मेरा रियल वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन ऑड पावर पर मेरी वैल्यू क्या आ जा रही है? रियल वैल्यू आ जा रही है। तो अगर मैं इसका इन जनरल लिखना चाहूं, अगर मैं इसको इन जनरल लिखना चाहूं, इन जनरल, तो अगर मेरे पास एक्सप्रेशन होगा ये टू एम एफ एक्स, टू एम एफ एक्स, या इसको ऐसे भी तो लिख देते हैं, एफ एक्स होल पावर वन अपॉन टू एम, वेयर एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे? एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड एफ एक्स क्या होना चाहिए? एफ एक्स भी आपका डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों एक ही बात है। तो कभी भी अगर आपका इवन सर्ड हो, इवन सर्ड्स हो, तो उस केस के अंदर आपको पहले ये इसको डिफाइन करने के लिए इधर ये आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करना होगा, फिर एफ एक्स को डिफाइन कर देना होगा। अच्छा, ये m बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा हो ना, तो इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देते हैं अच्छे से। अगर मान लो वन अपॉन रूट एफ एक्स अगर रहा, क्योंकि इंटीजर लिखा है तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर वन अपॉन रूट एफ एक्स रहा तो अंतर क्या हो जाएगा? एफ एक्स यहाँ ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वालिटी नहीं लगेगी। और एंड एफ एक्स भी क्या होना चाहिए? एफ एक्स शुड बी डिफाइंड, ठीक है ना। एफ एक्स शुड भी क्या हो जाएगा? डिफाइंड। तो इसका जनरल फॉर्म लिख लोगे ना खुद से, खुद से जनरल फॉर्म लिख लोगे, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अगर मैंने कहा कि अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के ऊपर अगर ऑड सर्ट्स रहेगा, ऑड सर्ट्स का मतलब वन अपॉन टू एम प्लस वन, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एम प्लस वन एफ एक्स। अगर ऑड सर्ट्स रहा, तो ऑड सर्ट्स रहने के कारण मैं क्या कहूंगा इसके अंदर? एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि ग्रेटर देन जीरो है, तो सिर्फ एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। मतलब एफ एक्स शुड बी, अच्छा, जहां जहां मैंने इसे लिखा है वो शुड कर लेना, एफ एक्स शुड बी डिफाइंड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो ग्रेटर देन जीरो की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने देखा कि
ऑड सर्ट्स के केस में नेगेटिव वाली भी चीजें डिफाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन निकालना आपने सीख लिया। जब कभी भी इवन सर्ट्स रहेगा तो कैसे निकालेंगे और ऑड सर्ट्स रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट चेन रूल से अपन करते हैं। सबसे पहले रूट मिला तो रूट को डिफाइन कर दो, फिर एफ एक्स मिला तो एफ एक्स को डिफाइन कर दो। ठीक है ना, तो ये चेन रूल आपने पढ़ा होगा ना, इसमें फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, उसके अंदर चेन रूल पढ़ा ही होगा। तो 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3 - (x²). ठीक है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, ये देखो, दिस इज इक्विवेलेंट टू रूट लॉग 3 - (x²). क्यों? क्योंकि पावर 1/6 हो या पावर 1/2 हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप कहोगे कि सबसे पहले इस सर्ट्स को डिफाइन करने के लिए अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड उसके बाद किसको डिफाइन करना है, लॉग ऑफ 3 - (x²) क्या होना चाहिए, ये डिफाइंड होना चाहिए। यही चाहते हैं ना हम तो। अच्छा ये देखो, इसको सॉल्व करना आता होगा आपको। 3 - (x²) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 1, है ना। और ये कब डिफाइन होगा, ये log 3 - (x²) वेन एवर 3 - (x²) इज ग्रेटर देन 0। तो बेस 1 से बड़ा है तो क्या करते थे, याद है, बेस अगर 1 से बड़ा होता था तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते थे। ये सब हम ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, x² <3। ठीक है, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, <, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² की वैल्यू << 2 एंड x² की वैल्यू <3। क्लियर है यहाँ तक। x² की वैल्यू एक कह रहा है <2 और एक कह रहा है <3, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा, देखो ना, एक कह रहा है कि मैं 2 से, एक कह रहा है मैं 2 से छोटा हूँ और एक कह रहा है मैं 3 से छोटा हूँ। तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन तो ये वाला पोर्शन होगा। तो x² शुड बी << 2। और इसका आंसर लिखना आपको आता है, क्या होता है बताओ तो, माइनस ऑफ, अच्छा क्लोज होगा, क्लोज क्यों होगा, क्लोज इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या लगा है, इक्वलिटी लगा है ना। तो x बिलोंग्स टू -√2 से √2। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार अच्छे से देख लो। क्लियर है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, हमने सिंपल सा क्या किया कि सबसे पहले चेन रूल से यूज करते हैं, मैंने बताया ना। ये कॉम्पोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, जो कि कॉम्पोजिट फंक्शन हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी क्लास 11th के अंदर कर ही रखे हैं, तो इसीलिए आपको दिक्कत भी नहीं होती होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लॉगरिथम के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर खूब क्वेश्चंस किए हैं इसके। तो इसके अंदर बस इनइक्वालिटीज आपको आनी चाहिए, और बेसिक जो डेफिनेशन हमने फंक्शंस के पढ़े थे, अलग अलग फंक्शंस के डेफिनेशन पढ़े थे, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मैंने बोला भी था रिवाइज करके आने को। तो आप उसके थ्रू सारी चीजें देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको डिफाइन कर दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके, और फिर लॉग को डिफाइन कर दिया। लॉग को डिफाइन करना आपको आता ही है, वो तो आप जानते ही हो। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं 7/3 ऑफ y इज इक्वल्स टू 7/3 ऑफ ln x, तो आप क्या कहोगे कि इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या हो जाना चाहिए आंसर इसका, ln x शुड बी डिफाइंड। ln x शुड बी डिफाइंड। ln x कब डिफाइन होगा, वेन एवर x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन को नाम दे दूं DE, तो डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका 0 से इंफिनिटी। ठीक है ना, यहाँ तक मेरे हिसाब से सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर है ना यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक और 5 ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू x² माइनस का 5x प्लस का 6 होल पावर 1/40। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है 1/40 है या 1/2 है। इसके लिए मैं कहूंगा x² माइनस 5x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको फैक्टराइज करना आता ही है आपको। फैक्टराइज कैसे करोगे बताओ मुझे। फैक्टराइज करने के लिए x-2 इंटू x-3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -∞ से 2 यूनियन 3 से क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। क्लियर है ना।
तो ये सब आपको आता है और ये सब लोग आराम से इन सब चीजों को कर लेंगे, ठीक है ना। बड़े आगे यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा क्लास 11th रिवाइज करवा ही देता हूँ। हाँ, कुछ और फंक्शंस के ना हम लोग डोमेन वोमेन ये सब देख लेते हैं। तो दो हमने शायद देखे हैं। नंबरिंग देख लेना, नंबरिंग मैंने कितने देखे हैं, थर्ड से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 11th के अंदर कौन सा फंक्शन पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ते हैं ना। तो लॉगरिदमिक फंक्शन के अंदर अगर मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ एक्स बेस जी एक्स लिखा है, तो जल्दी से सोचो तो y इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स बेस जी एक्स को अगर मुझे डिफाइन करना होगा, टू बी डिफाइंड, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे, खुद सोचो। अच्छा, इसको डिफाइन कर दोगे तो उसको डिफाइन करने वाली जो भी x की वैल्यूज आएंगी ना वो मेरे डोमेन के पार्ट हो जाएंगे। तो कैसे डिफाइन करोगे बोलो, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। एंड याद है ना, नंबर और बेस दोनों क्या होते हैं, ग्रेटर देन जीरो होते हैं। एंड ये जो आपका बेस है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। और अच्छा, ये आपने किसको डिफाइन किया है, अभी तक ये तीनों क्राइट कंडीशन लगा के आपने किसको डिफाइन किया है, लॉग को। चेन रूल से सबसे पहले मेरी मुलाकात लॉग से होगी, तो मैंने लॉग को डिफाइन कर दिया। लेकिन सिर्फ लॉग को डिफाइन करने से थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट सिर्फ लॉग थोड़ी ना है, क्वेश्चन का पार्ट तो एफ एक्स भी है और जी एक्स भी है। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, एफ एक्स को भी डिफाइन करना चाहिए। अब एफ एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं लिखूंगा एफ एक्स शुड बी डिफाइंड एंड gx शुड बी, ये समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देख सकते हो कि मुझे किस किस को डिफाइन करना है, मुझे एफ एक्स को भी डिफाइन करना है और मुझे जी एक्स को भी डिफाइन करना है। तो देखो सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपसे बस इतना बोलूंगा याद रखने को, और याद क्या रखोगे, बस याद रह जाएगा कि हमेशा ना जो भी आपसे मिलता जा रहा है ना उन सबको डिफाइन कर दो, क्योंकि सारे के सारे लोग तो क्वेश्चन के ही पार्ट है। ये लॉग भी क्वेश्चन का पार्ट है, एफ एक्स भी क्वेश्चन का पार्ट है, जी एक्स भी क्वेश्चन का पार्ट है, सबको एक एक करके डिफाइन कर दो। अच्छा, ये सारे के सारे क्वेश्चन के पार्ट होने के कारण सबको मैं एक साथ डिफाइन करूंगा। तो एक साथ का, जब भी मैं एक साथ की बात करता हूं तो फीलिंग किसकी आती है, एंड की फीलिंग आती है, क्योंकि ये सारे लोग एक साथ डिफाइन होने चाहिए। और एंड की फीलिंग जब आएगी तो सब का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो आपने लॉग को डिफाइन कर दिया, ये तीन लॉग को डिफाइन करने का है और ये एफ एक्स एंड जी एक्स को डिफाइन करने का है। इन सब से जो एक्स की वैल्यू आएगी सबका इंटरसेक्शन विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। यहां से आगे बढ़े अपन नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ में हम लोग क्या देख सकते हैं, और फोर्थ में एक देख लेते हैं हम लोग, लॉग हो गया तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही लगे हाथ देख ही लेते हैं। एक्सपोनेंशियल में ई रेज टू पावर, अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो ई को तो कोई दिक्कत नहीं है, ई कहेगा कि मेरे ऊपर कोई भी अगर ऊपर पावर में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए एफ एक्स शुड बी डिफाइंड, एफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। एफ एक्स क्या होना चाहिए, आपका डिफाइन होना चाहिए, बाकी और किसी भी चीज को लेके मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां तक सही है बात। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, आ, हाँ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जैसे फिफ्थ पे। फिफ्थ के अंदर मैंने अगर कहा कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, याद होगा आपको कि एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स को अगर मुझे डिफाइन करना होता है तो मैं कैसे कैसे डिफाइन करता हूँ। सबसे पहला काम क्या होता था, एफ एक्स को ग्रेटर देन, याद है बेस नेगेटिव नहीं होता था फंक्शन के अंदर, काफी डिटेल में हमने बात करी है। एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड जी एक्स शुड बी डिफाइंड, क्योंकि पावर को लेके कोई दिक्कत नहीं है, पावर को लेके कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड जी एक्स क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा, थोड़ा बाइनोमियल के अंदर आ जाते हैं। बाइनोमियल के अंदर याद होगा ना, आपने ना एनसीआर पढ़ा होगा, एनसीआर में बताओ मुझे, एनसीआर में क्या करते थे, एनसीआर या एनपीआर कुछ भी, एनसीआर या एनपीआर में क्या करते थे, एन क्या होता था, एन क्या होता था बताओ मुझे, एन होता था नेचुरल नंबर, है ना। और नेचुरल नंबर मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। एंड आर क्या होता था, आर होता था होल नंबर, मतलब आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन का मतलब ही होता है वन टू थ्री फोर फाइव।
और होल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब ही होता है 0 1 2 3 4 5, है ना? नहीं तो ग्रेटर देन 1 का मतलब तो 1.1 भी होता है, लेकिन 1.1 नहीं लेंगे क्योंकि मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर। एंड एन और आर में कौन बड़ा होता था? एन और आर में एन हमेशा बड़ा या बराबर होता था। तो इन तीनों के इंटरसेक्शन से मुझे क्या मिल जाता था? डोमेन मिल जाता था ना। तो अगर इसका मैं इन जनरल लिखना चाहूँ, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स सी जी एक्स या एफ एक्स पी, ठीक है? तो इसका मुझे डोमेन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? एफ एक्स आपका होना चाहिए नेचुरल नंबर एंड जी एक्स क्या होना चाहिए? होल नंबर एंड एफ एक्स और जी एक्स में एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स। ये आसान है, ये आप आसानी से कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना अपन कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बस हाँ, लेकिन हाँ इसके बाद भी तो एक चीज और देखना होगा ना, इसके बाद भी तो छोड़ दिया हमने, इसके बाद भी एक चीज देखना होगा। क्या? एंड करके क्या लिखेंगे? एंड एफ एक्स क्या होना चाहिए? एफ एक्स शुड बी डिफाइंड, क्योंकि एफ एक्स भी तो डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स भी तो fx should be defined and gx should be defined, ठीक है ना? तो इतने सारी चीजों का इंटरसेक्शन विल गिव यू द डोमेन ऑफ एफ एक्स सी जीएक्स, ठीक है ना? तो ये तो ऑब्वियस ही चीज है। ये तीन किसको डिफाइन किया आपने? इन तीन को यूज करके आपने सी या पी को डिफाइन किया, क्योंकि सबसे पहले मुलाकात आपकी सी से होगी या पी से होगी। तो सी और पी तो इन तीनों से डिफाइन हो गया, लेकिन सर एफ एक्स और जी एक्स से भी तो मुलाकात करनी होगी, और एफ एक्स और जी एक्स से मुलाकात करने के लिए आपको इन दोनों चीजों को क्या करना होगा? डिफाइन करना होगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना? चलो, तो यहां तक समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा आएगा फिर? सिक्स आ गया ना, सेवेंथ आ जाएगा, ठीक है? नंबरिंग देख लेना तुम लोग, नंबरिंग हो सकता होगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी देख लें। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया तो उससे पहले लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में तो आपको पता है ना। अगर मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स की बात मैं करूं, तो मॉड एफ एक्स, मॉड सबसे पहले मेरी मुलाकात मॉड से होगी। मॉड कहेगा यार मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ इसके लिए क्या करना होगा? एफ एक्स को क्या करना होगा? डिफाइन करना होगा। बार बार मैं एफ एक्स शुड भी डिफाइन ना लिख के सीधा लिख देता हूँ, एफ एक्स को डिफाइन कर लो, y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का क्या आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। मॉड्यूलस फंक्शन के बाद अपन क्या पढ़ते थे, याद होगा? अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, y इज इक्वल्स टू कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में तो आपको पता है ना कि उसका डोमेन, अगर वेरिएबल मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसका डोमेन r होता है। अगर t है तो t बिलोंग्स टू r होगा, वट एवर विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट विल बी इक्वल्स टू r, ठीक है? उसके बाद और क्या देख सकते हैं हम लोग? और देख सकते हैं उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सबसे पहले मुलाकात मेरी, अच्छा ये दिया होगा कि दिस रिप्रेजेंट्स जीआईएफ, ये दिया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर सबसे मेरी पहले मेरी मुलाकात क्या होगी? इस बॉक्स से होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, तो सिर्फ इसके डोमेन को निकालने के लिए मुझे किसको डिफाइन करना होगा? एफ एक्स को डिफाइन करना होगा, ठीक है? सिमिलरली y इज इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शनल, ये करली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है? मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना। दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ पी एफ, ठीक है? तो इसको भी डिफाइन करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट कहेगा यार मुझे तो मेरे इनपुट में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो तुम कुछ भी दोगे तो मैं ले लूंगा, मुझे किसी चीज को लेकर रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है। तो सिर्फ किसको डिफाइन करके बता दो? एफ एक्स को डिफाइन कर दो, और एफ एक्स जब भी डिफाइन होगा तो वो जो भी मुझे वैल्यू देगा मैं तो सारा वैल्यू ले लेता हूँ, मुझे किसी भी चीज को लेके दुख नहीं होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग सिग्नम फंक्शन भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने कहा सिग्नम ऑफ एफ एक्स, सिग्नम ऑफ एफ एक्स, सिग्नम भी कहेगा यार मुझे तो कुछ भी दे दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो सब कुछ कंज्यूम कर लेता हूँ। तो इस ये भी क्या कहेगा कि जब जब मेरा एफ एक्स डिफाइन होगा मेरे अंदर का, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब बहुत आसान चीज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। अच्छा, ये सब ना अपन कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? वैसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, लेकिन तुम देख सकते हो कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। देखो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर था और उसके अंदर एफ एक्स है, तो इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहला जो बेस्ट तरीका होता है ना डोमेन निकालने का, वो ये होता है कि बाहर से अंदर की तरफ जाओ। डोमेन निकालने के लिए बाहर से किसकी तरफ जाना है अपने को? अंदर की तरफ जाना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, उनके लिए लिख देता हूँ मैं। उनके लिए है
कि अपने को सबसे पहले किधर जाने का है, आउटसाइड से इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड। कैसे, जैसे याद है ना चेन रूल यूज करते थे डिफरेंशिएशन में, है ना, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कि जो बाहर मिला उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो जो बाहर मिला उसको डिफाइन कर दो। सिग्नम मिला, सिग्नम को डिफाइन करो। सिग्नम कहेगा यार मुझे क्या डिफाइन करोगे, मैं तो ऑलरेडी डिफाइन हूँ, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं तो अपने अंदर किसी को भी समा लेता हूँ। तो एफ एक्स कहेगा कि अच्छा, एफ एक्स कहेगा कि चलो ठीक है मैं ही डिफाइन हो जाता हूँ, जब जब मैं डिफाइन होऊंगा तब तक तुम, इसका मतलब ये है कि तुम भी एग्जिस्ट करोगे। ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री जल्दी जल्दी देख ले, आ जाओ एक ही साथ देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में साइन ऑफ एक्स क्या होता है, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, याद होगा आपको। टेन एक्स का क्या होता है डोमेन, याद होगा ना, टेन एक्स क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो इसको कभी भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत कब होगा, जब नीचे वाली चीज जीरो हो जाएगी। नीचे क्या है, नीचे है कॉस, कॉस जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 2n+1 पाई बाई टू, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, सेक के साथ भी यही इशू है, क्योंकि सेक के नीचे भी क्या है, कॉस है ना। अभी देखा ना हमने 1/f(x) वाले का कैसे निकालते हैं, तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, r-2n+1 पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, आ जाए अपन कॉट एक्स के ऊपर। अब कॉट के अंदर क्या है बताओ जल्दी से, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसको दिक्कत तो कभी नहीं होगी, सिर्फ प्रॉब्लम कब होगी, जब नीचे वाली चीज जीरो हो। नीचे साइन है, साइन कहाँ जीरो होता है, एन पाई पर, बात कर चुके हैं इसके बारे में। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, क्या होगा इसका डोमेन, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ एन पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो ये सब याद होगा आपको, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब कहोगे लेकिन सर आपने तो सब में एफ एक्स वाला बताया, इसमें तो आपने बहुत आसान वाला बता दिया, इसमें तो एक्स लेके बता दिया। चलो एक का ना डिटेल बता देता हूँ। जैसे मान लो y इज इक्वल टू सेक ऑफ एफ एक्स है, तो सेक एफ एक्स की बात करोगे ना, तो सेक एफ एक्स कब डिफाइन होगा खुद सोचो। तो सबसे पहले सेक से मुलाकात होगी, सेक कहेगा मेरे से कि अब देखो मेरे अंदर जो भी चीज आती है ना, जो भी चीज आता है उसको मैं क्या कर देता हूँ, उसको मैं r-2n+1 पाई बाई टू ही रखता हूँ, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कहेगा अच्छा, सेक कहेगा फिर तो मैं डिफाइन हो गया यहाँ से। लेकिन अंदर आएंगे तो एफ एक्स कहेगा मैं भी तो डिफाइन होना चाहिए, तो एफ एक्स कहेगा कि मुझे भी क्या कर दो, डिफाइन कर दो। दोनों को डिफाइन करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है ना। यहाँ पर किसी को भी कुछ भी अगर डाउट है तो एक बार क्लियर कर लो, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, तो ये तो थे बेसिक फंक्शंस। वैसे लगभग सारे फंक्शंस मैंने कंप्लीट कर ही लिए इसके अंदर, जो जो अपन ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था। और अगर कुछ अगर बच गया होगा तो वो धीरे 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 वो सारे क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। तो आपको ना सिर्फ कमांड होना चाहिए फंक्शंस के डोमेन, जितने अपन ने पढ़े। देखो दो तीन चीजों के ऊपर कमांड रखोगे तो फंक्शन चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। डोमेन, रेंज, ग्राफ और इंटरवल, बेसिक आइडिया ऑफ इंटरवल, इन चार चीजों पे कमांड रखोगे ना तो फंक्शन चैप्टर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एल्जेब्रिक, algebraic operations on domain of algebraic operations on domain of function। ठीक है। if fx and gx are real valued, if fx and gx are real valued function of x, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिया है, ठीक है ना। तो रियल वैल्यूड फंक्शन, याद करना रियल वैल्यूड के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, रियल वैल्यूड ही पढ़ते हैं हम लोग। रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x विद डोमेन, विद डोमेन, मान लो कि डोमेन ऑफ f जो दिया हुआ है वो a दिया हुआ है, एंड डोमेन ऑफ g आपने अलग से निकाल लिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। देन ठीक है, डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g आपने निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे एफ एक्स
प्लस जी एक्स का डोमेन निकालने के लिए कोई कहे, या एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन निकालने के लिए कहे, या एफ एक्स माइनस जी एक्स का डोमेन निकालने के लिए कहे, तो इन दोनों का जो डोमेन होगा ना, वो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी होगा। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी होगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का डोमेन निकाल के बताओ, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी हो जाएगा। अगर कोई आपसे बोले कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, अगर दो फंक्शन का उसने क्वोशंट के फॉर्म में दिया है और दोनों का इंडिविजुअल डोमेन आपको पता है, तो अगर आपको एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डोमेन बोलेगा तो वो भी होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी होगा। लेकिन उसमें क्या याद रखना है, उसमें आपको वो वाले एक्स हटा देने होंगे जिसके लिए जी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है इंडिविजुअल डोमेन जब जीएक्स का निकाल रहे हो, तो इंडिविजुअल डोमेन जीएक्स का निकालते समय जब जीएक्स जीरो आ गया होगा, तो वो भी कंसीडर करके आपने बी के अंदर वो भी एक्स ले लिया होगा। लेकिन जब हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात कर रहे हैं, तो हम वो वाले एक्स कंसीडर नहीं करेंगे जिसके अंदर जी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप वो वाले एक्स क्या कर दोगे, हटा दोगे ए इंटरसेक्शन बी में से, जहां पर जी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। वैसे ये बहुत आसान है, इसके अंदर ना बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, वही तो कर रहे हैं अभी तक। आप देख रहे हैं ना कि यार क्वेश्चन का अगर पूरा पार्ट होगा, मान लो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्वेश्चन का पार्ट होगा, तो ऑब्वियस सी चीज है कि पूरे क्वेश्चन को मुझे एक साथ डिफाइन करना होगा। और पूरे क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन ही लेंगे ना यार, थ्रू आउट द क्वेश्चन तो एंड 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 लिखते ही आए हैं हम लोग, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन लेके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा ये, आई थिंक क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने कहा कि अगर मेरे पास मान लो साइन एक्स प्लस टैन एक्स है। अब साइन एक्स प्लस टैन एक्स है, तो अब खुद सोचो कि साइन एक्स प्लस टैन एक्स एक क्वेश्चन है। अब इसमें ना तुम ये मत करना कि साइन एक्स प्लस टैन एक्स को सॉल्व करने लगना और उसके बाद डोमेन निकालना, क्योंकि मैंने बोला है कि क्वेश्चन हमेशा जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है ना, हमेशा डोमेन उसी से निकालना, समझे। तो अब साइन एक्स प्लस टैन एक्स तो एक क्वेश्चन है। अब इस पूरे क्वेश्चन को डिफाइन तो तभी हम कर पाएंगे जब ये भी डिफाइन हो एंड ये भी डिफाइन हो, दोनों एक साथ डिफाइन होना चाहिए। तो साइन एक्स कब डिफाइन होता है, सर साइन एक्स तो हमेशा डिफाइन होता है। एंड tan x कब डिफाइन होता है, tan x डिफाइन होने के लिए अभी हमने tan x का डोमेन पढ़ा ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्यों इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि सर ये पूरे का पूरा एक ही क्वेश्चन का पार्ट है ना। अब एक ही क्वेश्चन का अगर पार्ट है, तो मुझे इनको एक साथ ही लेना होगा। ठीक है ना, तो ये ऑब्वियस सी चीज है, ये अंदर से ना, अंतरात्मा से फीलिंग आनी चाहिए, अंतरात्मा की आवाज आएगी ना कि इसके अंदर एंड लेना है, तो समझ में आ जाएगा। रट के ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यार ये पूरा का पूरा तो एक ही क्वेश्चन है, तो इस पूरे क्वेश्चन को तो एक साथ डिफाइन करना होगा। तो ऐसा थोड़ी कि इसको डिफाइन कर दिया और इसको छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दोगे भाई। इसको डिफाइन कर दिया और इसको छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दोगे, आपको दोनों के दोनों को डिफाइन करना होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। चल एक और क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सब लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अच्छा ये जो क्वेश्चन देता हूँ ना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम इंटेलिजेंट लोग कर ही नहीं पाएंगे, एकदम खतरनाक वाले इंटेलिजेंट लोग ही कर पाएंगे। करो तो सब लोग ट्राई करो। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप का फंक्शन है। तो मैंने कहा एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो इसको अलग से डिफाइन कर देते हैं। कैसे डिफाइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एंड ये कैसे डिफाइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये कहेगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ये क्या कहेगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये -2 है और ये 2। एक कह रहा है मैं इससे बड़ा हूँ, इसको क्लोज ले लिया है ना, और एक कह रहा है मैं इससे बड़ा हूं। तो दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन हो गया। तो मेरा जो फाइनल डोमेन एक्सप्रेशन का होगा वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, या इसको सेट के फॉर्म में लिखना चाहोगे, कंटिन्यूअस सेट। कंटिन्यूअस सेट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू क्लोज टू से इन्फिनिटी। अच्छा होगा क्या ना, अब जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे वो क्या करेंगे, मैं तुमको बताता हूँ एकदम जल्दीबाजी में।
सर ने ऐसा लिखा है तो इसको ना सीधा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि सर ने तो बहुत आसान तो क्वेश्चन दे दिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और कहेंगे वो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, है ना। और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, नंबर लाइन में प्लॉट करने आता है ना सबको, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे और उसके बाद आंसर वो लिख देंगे टू से इन्फिनिटी, और ये ऑप्शन के अंदर होगा भी, ये याद रखना, ये ऑप्शन का पार्ट होगा, जो कि गलत हो जाएगा, समझे। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सर, अच्छा मैंने बोला ना कि डोमेन हमेशा कैसे निकालो, ओरिजिनल क्वेश्चन से निकालो। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, अच्छा ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, ये दो क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, तो मैंने दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के और दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, है कि नहीं, और दोनों का इंटरसेक्शन लिया और फिर फाइनल डोमेन निकाल लिया। अभी इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें गड़बड़ क्या हो गया होगा, कि आप भूल गए कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी तभी होता है व्हेन एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए कॉमा बी क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। याद है, ये हमने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, रूट ए इंटू रूट बी हमेशा रूट ए बी नहीं होता है, ये तभी होता है जब दोनों में से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, नहीं तो क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, फिर हम ना गड़बड़ कर लेंगे, तो इसीलिए आपका ये गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत मैथमेटिकली आपको साउंड होना पड़ेगा, तो उतना तो अपन साउंड है नहीं ना, तो अपन यही फॉलो करेंगे, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीका है ये, शुद्ध देसी तरीका, इसी से अपन सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। चलो तो 7 क्वेश्चन हो गए, चलो कुछ कुछ और क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स, रूट साइन एक्स से अच्छा ना रूट कॉस एक्स ले लेते हैं। y इक्वल्स टू रूट कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स, ठीक है। अभी यहां पर देखो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो इसको ना तुम सेपरेट मत करने लगना, ये जैसा दिया हुआ है ओरिजिनल क्वेश्चन उसी को वैसे ही ट्रीट करो। तो सबसे पहले क्या कहूंगा मैं, cos x कैसा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड x माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, है ना, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, क्योंकि एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर्म में है तो दोनों को अलग अलग ले लिया, और ये ना एक ही पार्ट है, ये मत सोचना है कि इसको अलग अलग कर ले, रूट एफ एक्स इंटू रूट जी एक्स टाइप का नहीं। अच्छा ये सॉल्व करना आता है ना वेविकम मेथड से, ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से 2। अभी ना cos x ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो थोड़ा सा पेचीदा होता ही है, चलो cos x का ग्राफ बना लिया जाए, ये cos x का ग्राफ याद होगा आप लोगों को, ग्राफ थोड़ा सा ना रट लोगे सब लोग, ग्राफ काफी काम आएगा। अच्छा इतना तो पता है कि मेरा जो आंसर होगा ये 1 से 2 के बीच में ही होगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं ना, तो चलो 1 से 2 के बीच का ही ग्राफ बनाते हैं। ये देखो ये होता है पाई बाई टू 1.5 समथिंग होता है, तो ये 1 हो गया, और टू ये होता है तुम्हारा पाई, तो इसीलिए 2 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है ना, ये 2 होगा, तो 1 से 2 के बीच में। अब 1 से 2 के बीच में cos x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये वाला रीजन मेरा आंसर होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से पाई बाई टू, क्योंकि इक्वालिटी लगी है ना जीरो पर, इसीलिए 1 से पाई बाई टू विल बी आवर आंसर, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने, पूरा का पूरा ग्राफ क्यों रीड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ना कि इंटरसेक्शन तो इसी के साथ लेना है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो या तो इसी के अंदर होगा ना, अगर होगा तो, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, इसमें किसी भी चीज को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 होना चाहिए आई थिंक, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो आप एक बार देख लेना इन सब चीजों को स्क्रीनशॉट लेके, और फिर आराम से तसल्ली से घर पे बैठ के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फोर इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ टू, ठीक है। तो इसको अलग डिफाइन कर लिया, इसको अलग डिफाइन कर लिया, तो मैंने कहा इसको डिफाइन करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो इसको याद है ना, फैक्टराइज करके कर लिया करते थे, क्या होता था, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन दो से इन्फिनिटी, एंड साइन एक्स माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, है ना। अच्छा ये साइन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के साथ साथ मुझे एंड एक्स बिलोंग्स टू आर भी लिखना होगा, क्योंकि अंदर साइन एक्स है ना, अब साइन एक्स को भी तो डिफाइन करना होगा। अब साइन एक्स कब डिफाइन होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइन होता है कि नहीं होता। अब देखो ना, साइन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, खुद सोचो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 1, है ना, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होता है।
अच्छा, साइन एक्स -2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -3 से -1, मतलब ये तो हमेशा नेगेटिव है। और क्वेश्चन बोला है कि साइन एक्स -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो साइन एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको मैंने ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह का अभाव हो गया। इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू फाइव आएगा, आएगा ना। तो आप देखो, आपका एक x यहाँ से आया, एक x r किसको डिफाइन करके, साइन x को डिफाइन करके, और यहाँ से x बिलोंग्स टू फाइव आया, तो तीनों का इंटरसेक्शन तो फाइव ही आएगा ना, क्योंकि नल सेट का इंटरसेक्शन किसी के साथ लो तो क्या आ जाएगा, वो नल सेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया, साइन x -2 क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है। ये चीज क्लियर है ना। इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा इसके अंदर की सारी चीजें, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन ना पूरा का पूरा मैंने अंदर ही दिया है, बाहर नहीं दिया है, तो इसको ना तुम रूट एफ एक्स इंटू रूट जी एक्स के फॉर्म में मत कर लेना, एक ही क्वेश्चन है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर -4 इंटू साइन एक्स -2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको तो फैक्टराइज कर लिया जाए, x -2 इंटू एक्स प्लस टू। अच्छा, एंड x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r किसके लिए, साइन x को भी तो डिफाइन करना होगा ना। तो साइन x को डिफाइन कर लिया। अच्छा याद रखो, साइन x -2 क्या था, हमेशा नेगेटिव, और कोई भी चीज नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, एंड x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये तो ऑलवेज नेगेटिव है ना। तो यहाँ से आंसर मेरा कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -2 से 2 एंड x बिलोंग्स टू r। अब x बिलोंग्स टू r के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कितना हो जाएगा, -2 से 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, देख लो। तो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसको ना तुम रूट एक्स स्क्वायर -4 इंटू रूट साइन एक्स -2 के फॉर्म में मत लिखना, ये क्वेश्चन अलग है, और ऊपर जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन अलग है, और ये जो क्वेश्चन दिया था ये अलग है, समझे ना। ये अलग करके दिया तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, अलग करके दिया तो अलग ही ट्रीट करो। अगर मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन को कंबाइन करके दिया तो कंबाइन ही ट्रीट करो, है ना। इसको कभी भी क्लब करके एक मत करो, और इसको सेपरेट करके अलग अलग मत करो। ओरिजिनल क्वेश्चन को जैसा दिया है वैसा ही ट्रीट करके डोमेन निकालने की कोशिश करो। क्लियर है यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया जाए। y is equals to रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स -3। अब ये अलग अलग मत करना, एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। तो मैंने कहा कि इसको डिफाइन करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स -3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। अभी साइन एक्स -3 तो आपको पता है ना कि सर साइन एक्स अगर -1 से 1 है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -4 से 2 -2, सॉरी -4 से -2 हो जाएगा, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -4 से -2। तो ये तो हमेशा नेगेटिव हुआ, और हमेशा नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैसा चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब साइन स्क्वायर एक्स तो क्या है, स्क्वायर पावर है, तो ये तो लेस देन 0, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0, क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0, क्या पढ़ेंगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एंड और पर ही मैथमेटिक्स टिका हुआ है। तो साइन स्क्वायर एक्स लेस देन 0 होगा क्या कभी नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू n पाई। अच्छा, और में यूनियन लेते हैं, तो यूनियन के अंदर तो फाइव के साथ अगर इसका यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन फाइव के साथ किसी का भी फाइव आता है, यूनियन फाइव नहीं आता है। फाइव के साथ यूनियन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को, ठीक है ना। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको, इसमें किसी भी चीज को लेके कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था, 11। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, लेक्चर प्लान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चलो, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस। पहला y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। देखो फंक्शन अगर पहचानना है ना तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ बना लो। सबसे बेस्ट तरीका तो क्या होता है, ग्राफ बना के आप फंक्शन पहचान लो, वो ज्यादा अच्छा तरीका होता है।
तो फंक्शन पहचानने का तो मैं तो सबसे अच्छा तरीका ग्राफ ही मानता हूँ। ठीक है ना, बस यही 4 क्वेश्चन देखो, देखो ट्राई करो। फंक्शन पहचानने के लिए अगर किसी ने आपको कहा तो आप हमेशा क्या करो, ग्राफ बना लिया करो। ग्राफ बना लोगे ना तो फंक्शन आराम से अपने आप पहचान लोगे। बनाओ, ट्राई करो सब लोग। चलो तो मैं जल्दी जल्दी अब ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि ग्राफ के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बता ही चुका हूँ, तो इसीलिए मैं y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, ऐसा होगा तो हाँ ये फंक्शन होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन है। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आता है ना अपने को बनाने, ऐसा होता है ना, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। वाई इक्वल्स टू साइन एक्स ऐसा होता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसीलिए फंक्शन है। ठीक है। और y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड एक्स, 1 प्लस मॉड एक्स कैसा होगा, मॉड एक्स का ग्राफ आपको बनाने आता है, ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ। और y को y-1 से ट्रांसफॉर्म करोगे तो ग्राफ क्यों चला जाएगा, तो हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट पर इसको वर्टिकल लाइन कट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आसान है, आराम से कर पाओगे आप। तो फंक्शन को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या क्या तरीके होते हैं, वो सारे तरीके। वैसे ग्राफ सबसे बेस्ट तरीका होता है फंक्शन को पहचानने के लिए, वैसे ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं कभी इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू डिफाइंड फ्रॉम होल नंबर टू नेचुरल नंबर। W2n का मतलब होता है होल नंबर से नेचुरल नंबर। ड्रॉ इट्स मैपिंग डायग्राम, ड्रॉ इट्स mapping diagram and and identify its domain, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट, कहाँ से कहाँ तक है, इंटीजर से नेचुरल नंबर तक है। ठीक है, इंटीजर से नेचुरल नंबर तक है। आपको बताना है कि ये इज इट फंक्शन और नो, आपको सिर्फ क्या बताना है, ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में लिख देता हूं, कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। अच्छा, एक्स प्लस थ्री कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको पता है ना, ये डोमेन और कोडोमेन लिखा होता है कोलन के बाद। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, n टू n मीन्स नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। फाइंड द इमेज ऑफ 3 and pre-image of 9, image of 3 and pre-image of 9 under the function। 3 का इमेज निकालना है और 9 का क्या निकालना है, प्री इमेज निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ फंक्शन, इन अ फंक्शनल मैपिंग, इन अ फंक्शनल मैपिंग हाउ मेनी minimum and maximum images and pre-images, how many minimum and maximum images and pre-images can an element have? How many maximum and minimum images and pre-images can an element have? जल्दी से ट्राई करके बताओ मुझे। आपने अगर क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके और फिर क्वेश्चन को लिख सकते हो।
चलो स्टार्ट करें डिस्कशन। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, यही डिस्कशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो ऐसा करते हैं ना, कुछ और क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके आओ, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं लिख ही देता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे एक साथ, और फिर उसके बाद रेंज स्टार्ट करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूँ। अच्छा, अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में क्या निकालना है, फाइंड डोमेन। अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस दूंगा उसमें आपको निकालना है फाइंड डोमेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू टू माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 30 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू टू माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 30 इंटू एक्स प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 18, y is equals to root 2 sin x minus 1। Question number 19, y is equals to log of x plus 1 base x square। Question number 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, y is equals to 2 sin square x। y is equals to 2 sin square x minus of sin x। Question number 21, y is equals to root sin x minus 16 minus of x square। Question number 22, y is equals to 1 plus 3 upon x whole power 1 upon x minus of 2। And question number 23, y is equals to 2x plus 1 c x minus 3। Question number 24, question number 24, y is equals to root under 4 minus of x square। Question number 25, y is equals to under root of x square minus mod x plus 1 upon root under 9 minus x square। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर log 2 log 1 by 3 log 1 by 4 बेस x। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक बार देख लो सारे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आप करके आना, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग रेंज स्टार्ट करेंगे। तो आपका काम क्या होगा कि सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं क्लास 11th के अंदर, जिसको अभी मैंने रिवाइज भी करवाया है, सबका ग्राफ अच्छे से रट के आओगे, अच्छे से याद करके आओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डोमेन रेंज हम सीखते थे वो अच्छे से करके आओगे। एम जी एम की जो प्रॉपर्टी होती थी, एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम फॉर पॉजिटिव नंबर, वो एक अच्छे से करके आओगे। ट्रिगोनोमेट्री के सारे ग्राफ्स अच्छे से करके आओगे, और उसके डोमेन और रेंज अच्छे से करके आओगे। तो बस इतनी सारी चीजों की तैयारी के साथ आप नेक्स्ट क्लास के अंदर आओगे, और जो भी क्वेश्चंस अभी मैंने आपको दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप ट्राई करना, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करके, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो होप कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।